बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू महेश अकाडमी यूट्यूब चैनल। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के अगर हम आपके सीडीपी के सिलेबस को लेकर के बात करें तो ये अगला वीडियो जो है आपके सम्मुख हाजिर है। लास्ट तक आप वीडियो के बने रहिएगा। परीक्षा की तिथि आ चुकी है, पूरी की पूरी आपके जितने भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है थ्योरी वो पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पर इसी क्रम में अगर हम बात करें तो कल जो प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे कुछ आपके सामाजिकरण एजेंसियों के बारे में बात कर रहे थे। एजेंसी 1 में आपका फैमिली था। एजेंसी 2 की अगर बात करें तो स्कूल में आप जाते हो जहाँ पर फॉर्मल सिचुएशन आप जो है ग्रहण करते हो, ले रहे होते हो। इनफॉर्मल इन्वायरमेंट आपका एजेंसी 1 में होता है, मतलब पारिवारिक वातावरण में आपको इनफॉर्मल सिचुएशन देखने को मिलती है। तीसरा जो आपका एजेंसी है वो आपके सहकर्मी समूह यानी कि आपके जो दोस्त होते हैं आसपास के वो ऐसे में देखने को मिलते हैं। वही चौथे अगर हम एजेंसी की बात करते हैं तो वो संचार मीडिया यानी कि मास मीडिया आपका शामिल होता है। सामाजिकरण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, सोशलाइजेशन की भूमिका क्या होती है। सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो अपने नोट्स के लिए आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी समय ऐसे में कम बचा है कि आप अपने नोट्स बनाए जो है 1 महीने आपकी परीक्षा की तिथि जो है वो रह गई है। यहाँ पे अगर बात की जाए सामाजिकरण की जो प्रथम अवस्था है, जो शुरुआती अवस्था है वो परिवार से ही शुरू होती है, क्योंकि परिवार में ही जो बालक का है वो जन्म होता है। और उसके बाद अगर माता पिता से अलग हट करके बात करें, जो भाई बहन हैं उनसे बाहर निकल करके परिवार से बाहर निकल करके समाज में बहुत सारे लोगों से उसका क्या होता है, आमना सामना होता है, अंतःक्रिया होती है यानी कि इंटरेक्शंस होता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि बहुत सारे समाज में हमारे विश्वास होते हैं, कुछ दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुशलताएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, आत्मसात कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं। कहते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं कि कल्चर है। कहते हैं हमारे समाज में ये वाला कल्चर नहीं है या हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है जो आप यहाँ पर अपनाने की बात कर रहे हो। कहते हैं कि ये कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है और समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करती है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी कि बालक का सामाजिकरण नहीं कर सकता है अगर वो काम नहीं कर रहा होता है। शिक्षक जो है माता पिता के साथ बालक के चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में अति महत्वपूर्ण काम करते हैं। इनफॉर्मल सिचुएशन में पेरेंट्स हो गए, गार्जियन हो गए। वहीं अगर हम फॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं यानी कि स्कूल में जाने के बाद, तो वहाँ पर जो शिक्षक है वही देखने को मिलता है। अगर हम उनके सामाजिकरण की बात करें, बालकों के सामाजिकरण की बात करें, इसमें कुछ और बातें लिखी हुई हैं कि उनके ढंग की बात करें, बच्चों के कार्य है, आदतें हैं, नीतियाँ हैं। तो बच्चे किसका अनुकरण करते हैं, चूँकि फॉलो करते हैं अपने जो भी बड़े होते हैं। बड़े अगर मैं स्कूल की बात करूं तो वहाँ पर टीचर मिलेगा। टीचर को फॉलो करने का काम किसका होगा, जैसे आप आदर्श वाचन की बात करते हैं तो वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। वही अनुकरण वाचन यानी फॉलो ऑफ जो टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, वो किसके द्वारा किया जाता है, स्टूडेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पर कार्यों, आदतों और नीतियों का वो अनुकरण कर रहा होता है। शिक्षक को सदैव सतर्क रहना चाहिए, उसे ऐसा कोई भी अनुचित कार्य या व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बालक के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि टीचर जैसा करेगा वैसे ही बच्चे उसको क्या करेंगे, उसको वो फॉलो कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का जो है उन्हें बेहद ध्यान रखना होता है। यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं। अभिभावक शिक्षक सहयोग लिखा हुआ है। सामाजिकरण के लिए कहीं ना कहीं गार्जियन से, पेरेंट्स से शिक्षक हेल्प ले रहा होता है। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, उसमें हेल्दी कंपटीशन करवाने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि खेल में भी हमें सहयोग की भावना देखने को मिलनी चाहिए और सहयोग ही आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है समाज का। सामाजिक आदर्शों की बात करें, जो हमारे सामाजिक आदर्श हैं, जैसे कोई महात्मा गांधी जी को मानता है, कोई अब्दुल कलाम जी को मानता है, तो उन आदर्शों पर चले, उनके जो सिद्धांत हैं, नियम कानून हैं, जो बातें करते हैं उनको फॉलो करें। स्कूल की परंपरा जो है उसको फॉलो करें, उसको निभाएं। सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है, ग्रुप वर्क है, कोई भी अगर रंगमंच नाटक को लेकर के बात की जाए तो वहाँ पर सभी की सहभागिता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अभिभावक शिक्षक सहयोग, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं जो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ऐसे में बच्चे को सही तरीके से समझने के लिए उसके पेरेंट्स या गार्जियन से सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत होती है। किसको, एक टीचर को, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाता है अगर अकेले ही उसे समझने की बात की जाए या बताने की बात की जाए। स्वस्थ प्रतियोगिता, सामाजिक आदर्श, स्कूल की परंपराएं, इन सभी के बारे में हम आपको अभी अभी बता चुके हैं। सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जितनी भी आपकी सामाजिक योजनाएँ होती हैं उसमें बालक जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ऐसे में क्या करना है, अपॉर्चुनिटी देना है। ये काम किसका है, टीचर का काम है। इन क्रियाओं में भाग लेने से उसका सामाजिकरण जो है वो स्वतः ही हो जाएगा। बात आती है व्यवहारवाद। आपके सिलेबस में मेंशन है, आप देखोगे व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म क्या होता है, परिभाषा, कार्यक्षेत्र, आलोचना, इन सभी के बारे में अब यहाँ पर हम बात करेंगे। कहते हैं बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद एक समग्र क्रांति है जो राजनीति शास्त्र को
तथा उसकी अन्य शाखाओं को व्यवहारवादी चश्मे से देखती है। क्या मतलब है? कहते हैं व्यवहार से मिलते जुलते शब्दों, आचरण, कार्य, क्रिया आदि को व्यवहारवाद नहीं कहा जा सकता है। ये शब्द मूल्यों पर आधारित है, यानी कि वैल्यूज़ पर आधारित है। व्यवहारवाद एक मूल्य रहित या मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, ध्यान रखिएगा। आगे आपसे कहते हैं कई बार बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद को भी समान समझ लिया जाता है, यानी जो व्यवहारिकतावाद है और व्यवहारवाद। ये कहते हैं आगे कि व्यवहारिकतावाद एक मनोविज्ञान की अवधारणा है। अगर कहीं भी इसे हम लेकर के बात कर रहे हैं, इनका नाम सबसे पहले निकल करके आता है जब हम व्यवहारवाद की बात करते हैं। J.B. वॉटसन पूछा जाता है, जन्मदाता कौन, 1925 में इनके द्वारा इन चीज़ों के बारे में बताया गया। ये कहते हैं मानव व्यवहार की शारीरिक और भौतिक व्याख्या करने के लिए किया गया था कि आखिर ह्यूमन बिहेवियर की अगर बात की जाए तो उसकी शारीरिक और भौतिक, यहाँ पर भौतिक व्याख्या भी जोड़ा हुआ है। इसीलिए आप देखोगे तो व्यवहार से मिलते जुलते शब्द जो है, जो आचरण हैं, कार्य हैं, क्रिया हैं, उनको पूरी तरीके से व्यवहारवाद नहीं कहा है। यही रीज़न है। कहते हैं इसमें क्या बोलते हैं, उद्देश्य की बात हो गई, भावनाओं की बात हो गई, इच्छाओं की बात हो गई, विचारों के आधार पर शोध सामग्री एकत्रित करना होता है। ये हमारी मन स्थिति, हमारे मन में क्या चल रहा होता है उसका परिचायक होता है, उसको बताता है। यहाँ पर जो बात लिखी है उसी का मतलब है। इसके द्वारा प्रयोगशालाओं में मानव के व्यवहार की परीक्षा होती है। जो व्यवहारिकतावादी थे उन्होंने सिद्ध किया कि व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरण से, उसकी अनुकूलता, प्रतिकूलता, पुरस्कार, दंड, इन सभी से प्रभावित होता है। आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके अनुकूल नहीं है। आप गर्मी में आप आराम से सर्वाइव कर लेते हो, ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब वो आपके प्रतिकूल है वातावरण। तो ऐसे में आपका व्यवहार भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आपको पुरस्कृत किया गया, आप और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो गए। आपको दंडित किया गया, आप उद्दंडी बन जाओगे। ऐसे में हो सकता है कि आप ऐसे में कुछ गलत विचारधारणाएं जो है वो आप में पनपने लगें। आगे कहते हैं परंतु व्यवहारवाद आचरण, कार्य, क्रिया, व्यवहारिकतावाद सभी से भिन्न होता है। आगे ये कहते हैं कि यह एक व्यापक अवधारणा है जिसका प्रयोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में होता है। तो अभी आपने यहाँ पर देखा व्यवहारवाद और व्यवहारिकतावाद दोनों को, आपको जो है यहाँ से दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। व्यवहारिकतावाद में क्या होता है, व्यवहार किन किन के अनुकूल कैसे कैसे चेंज होता है, और व्यवहारवाद क्या है, इन सभी से भिन्न है, क्योंकि यह एक व्यापक अवधारणा है जो किसमें देखने को मिलती है। तो अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोनों जो बातें इन्होंने बताई हुई हैं। आपसे कहते हैं कि व्यवहारवाद एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। यहाँ पर जैसे सापेक्ष होता है कि हम इसके सापेक्ष, कोई एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, उसके सापेक्ष ट्रेन चलना, मतलब ये जैसे हो रहा है वैसे ये होगा, ठीक है। मतलब वैल्यूज़ ये कह रहे हैं तो हम भी ऐसा ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, निरपेक्ष बोला हुआ है, इसका अपोजिट बोला हुआ है, ठीक है। यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या और निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार के वैज्ञानिक सामग्री जो है वो शामिल होती है, जो व्यवहार के संबंधित या व्यवहार से हमारे रिलेट करती है। राजनीति विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला ये दृष्टिकोण है। तो व्यवहारवाद की कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस बताई गई हैं। जैसे यहाँ पर रॉबर्ट डाहल महोदय क्या कहते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा विरोधी आंदोलन है जो राजनीति अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के समीप ला करके इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। तो जो चीज़ है, एक जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, तो जो MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो आप बहुत इजी वे में उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको रॉबर्ट डाहल की कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर व्यवहारवाद में कोई भी आपका क्वेश्चन मिलता है तो आप अगर इसे पढ़े हो तो आप आसानी से इसे आंसर कर लोगे। जैसे यहाँ पर डेविड महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शोध को व्यवस्थित बनाना तथा आनुभाविक प्रणालियों का विकास ही व्यवहारवाद होता है। तो राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपका पॉलिटी से या पॉलिटिकल साइंस से जो रिलेटेड है, किससे, पॉलिटिकल साइंस से। और ये कहते हैं उस शोध में शोध को अगर हम, यानी कि एक्सपेरिमेंट को अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम एक्सपीरियंसेस वाली चीज़ों को रख रहे हैं अपने साथ में, तो क्या रिजल्ट निकल करके आता है कि वो है हमारा व्यवहारवाद। यहाँ पर अगर बात की जाए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉसवेल करके जो लिखे हुए हैं, ये क्या कहते हैं, ऐसे में वह राजनीति जो क्या, कब और कैसे
प्राप्त करती है उसी को हम क्या कह देते हैं, व्यवहारवाद बोल देते हैं। कुछ एक दो डेफिनेशंस और लिखी हैं जिसे आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। बात आती है इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए इनमें इन्होंने बताया हुआ है कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को एक बौद्धिक आंदोलन बना करके अपना विशेष योगदान दिया। उनकी पुस्तक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एनालिसिस। उन्होंने अपने निबंध करंट ही है ये, मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म, मतलब अभी का जो बिहेवियरिज्म का मीनिंग है वो क्या निकल करके आएगा, करंट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, CURRENT। तो ऐसे में क्या निकल करके आएगा, इन्होंने बताया कुछ यहाँ पर विशेषताओं के बारे में बताया। नियमितताएं यानी कि रेगुलरिटीज़ करके बोला हुआ है 8 विशेषताओं में। फिर इन्होंने बोला सत्यापन की बात, इन्होंने टेक्निक्स की बात की कि क्या हम टेक्निक अपनाते हैं, इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात की। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद में कौन कौन सी इनमें विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, या इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो व्यवहारवाद से संबंधित हैं। वैल्यूज़ की बात की इन्होंने, क्रमबद्धता और व्यवस्थीकरण, जो अभी अभी हम क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस वाली चीज़ को लेकर के बात करके आए हैं। यहाँ पर विशुद्ध विज्ञान यानी कि प्योर साइंस बोला हुआ है। एकीकरण और समायोजन यानी कि इंटीग्रेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ योगदान रहा व्यवहारवाद का, तो वो देखो सीधी सी बात है, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी हमें इसे पढ़ने की। तो व्यवहारवाद ने जो विधियाँ व तकनीकी प्रदान करी, उनसे बच्चों के व्यवहार को समझने में काफ़ी मदद मिली है। सीखने और प्रेरणा के क्षेत्र में व्यवहारवाद ने जो विचार पेश किए वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भाई हम क्यों करते हैं, कुछ वो टेक्निक, कुछ वो मेथड्स ऐसे में बता रहा है जो हेल्प करता है बच्चों के जो बिहेवियर होते हैं उनको समझने में, और ऐसे में हम आसानी से उन्हें पढ़ा सकते हैं। वो जो भी चाहते हैं ऐसे में जो उनका गोल होता है वहाँ तक उनको लेकर के जा सकते हैं। ये दूसरी बात होगी। तीसरे में कहते हैं बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इनके संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया। तो संवेगों को समझना वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से जो है वो निकल करके आएगा। इनके इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं, हमने आपको बताया शैशवावस्था में इमोशंस कैसे होते हैं, आपके अस्थिर होते हैं। यही चीज़ आपको जो है किशोरावस्था एडोलेसेंस में देखने को मिलती है, अस्थिर। व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर वातावरणीय कारकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया। वाटसन, देखिए वाटसन का नाम हमेशा आता है, तो वातावरणीय कारक का क्या मतलब है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और उसी के हिसाब से ही उस बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। आपको पता है ये वाला स्टेटमेंट बहुत फेमस है, ये वाला देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, कहते हैं उनका कथन था कि उन्हें 1 दर्जन भी स्वस्थ बच्चे दिए जाते हैं तो वह उन्हें चाहे तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलाकार है, भिखारी या कुछ भी उचित वातावरण दे करके वो बना सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें होती हैं वो वातावरण पर डिपेंडेंसी होती है, ऐसा वाटसन का कहना था। वो कहे कि हम उसे कुछ भी बना सकते हैं, बस वातावरण की बात है, एनवायरनमेंट की बात है। स्किनर महोदय कहते हैं स्किनर द्वारा सीखने के लिए जो नई विधि कार्यक्रमित सीखना यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग दी गई, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हलचल मचाया। तो क्या मतलब है इसका, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और अनेक तरह के पाठों को सिखाने में सफलता भी मिली। तो स्किनर का जो ये चीज़ है आपका एक प्रोग्राम्ड लर्निंग, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद को समझने में, बच्चों के व्यवहारवाद या व्यवहार को समझने में। आगे आपसे कहते हैं कुसमायोजित बालकों के समायोजन के लिए व्यवहारवाद द्वारा जो विधियाँ दी गई हैं वो महत्वपूर्ण है। कुसमायोजित बालक मतलब जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अगर हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ से इन्होंने जोड़ा हुआ है। ठीक है। व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार को समझने के लिए पूर्ववर्ती समस्त वाद जो कि मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देते हैं। सीधा सा है, इन्होंने बोला भाई पहले से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। विवाद का अंत किया, मतलब जो मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देते हैं। आपको लगता है कि पहले से जो अगर मूढ़ बुद्धि का बालक है तो आपका मूढ़ बुद्धि ही रहेगा, नहीं, अगर एनवायरनमेंट हमने सही दे दिया तो वो क्या होगा, वो भी ऐसे में बुद्धिमान बन सकता है, हो सकता है। आपका कुछ लेखनीय यहाँ पर व्यवहारवादियों के नाम दिए हुए हैं। वान पाब्लो का नाम है, स्किनर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉलमैन का नाम है, कैदिन करके, मिलर, आप नाम अच्छे तरीके से इनका पढ़ पा रहे होंगे कहीं भी अगर देखने हो, जैसे क्लार्क हल का नाम यहाँ पर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके प्रमुख व्यवहारवादी हैं। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को लेकर के अगर हम बात करते हैं, जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो हमने आपको संज्ञान का मतलब देखिए यहाँ पर जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे संज्ञान में बात आई, यानी कि जानना समझना, उसी को संज्ञान बोलते हैं। तो और चीज़ें यहाँ पर आप जो थ्योरी जो यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें हैं उसे आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे।
जो संज्ञान है मतलब समझना या जानना, कहने का मतलब ये है कि ये उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण हो गया, अधिगम हो गया और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। भाई आप जानते हो तो किसके बारे में, आप चिंतन करते हो तो आप अपने किससे करते हो, दिमाग से कर रहे होते हो। संज्ञानात्मक चीज़ें, आपकी मानसिक चीज़ें, स्मरण की बात, मेमोरी की बात, रोट लर्निंग की बात, अधिगम की बात आप करते हो तो वो सारी चीज़ें कहाँ से हो रही होती हैं, आपके मस्तिष्क से हो रही होती हैं। यहाँ पर संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो क्या होता है इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये सीधे सीधे आपकी मानसिक क्षमता के विकास से, बुद्धि से, चेतना से, विचारों से समस्या समाधान की क्षमता जो है वो शामिल होती है अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। इसका विकास जो है वो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है और ये एक क्या बोला है इन्होंने, एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान बन सकता है या बनता है। ये कहते हैं कि वृद्धि के साथ साथ ज्ञान अर्जित करता है, चिंतन है, अधिगम है, अमूर्त योग्यता में सुधार लेकर के आता है। अगर मैं चिंतन की बात करूं, अधिगम की बात करूं, अमूर्त योग्यता की बात करूं, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं संज्ञानात्मकता से। अगर मानसिक स्थिति वो मानसिक रूप से अस्थिर है तो इन सब चीज़ों पर कतई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो स्थिर है, वो चीज़ों को समझ रहा है तो चिंतन भी करेगा, वो लर्निंग यानी अधिगम भी करेगा। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं यानी अमूर्त जो भी आपके ऐसे में कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको वो समझेगा। यहाँ पर कहते हैं 22 से 24 तक यह परिपक्वता अवस्था में पहुँचता है। चलिए कुछ बातें इन्होंने बताई हुई हैं फैक्चुअल चीज़ों में। अब अगर हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लेकर के बात करें तो ये चीज़ मैं आपको हैंड रिटन नोट्स वाले में जो जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं जिस पर आप एक नज़र डाल सकते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास अवस्थाएं, प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर ये पियाजे वाला थ्योरी भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर अवस्थाएँ कौन कौन सी है। जैसे संवेदी गामक अवस्था है जिसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोल देते हैं। ये आपका जन्म से लेकर के 2 साल होता है। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 साल। उसमें जो हम हैंड रिटन नोट्स में जो थ्योरी पढ़ाए थे उसमें आपका ये भी दिया हुआ है कि उसकी गुण क्या होते हैं, उस अवस्था में विशेषताएं क्या होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की हुई है 7 से 11 साल। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से लेकर के 15 साल या 11 प्लस स्टेज। ठीक है, तो ये किसका है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पर भी आप चीज़ों को देख पा रहे होंगे, इसमें विशेषताओं के साथ में हमने बताया हुआ है। ठीक है, जैसे जन्म से मैंने बोला 2 साल तक चलती है सेंसरी मोटर। इसमें चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानना, किसी चीज़ को पकड़ना, उसको मुंह में डालना, ये सारी बातें किसमें देखने को मिलेगी, ये बच्चे के 0 से 2 साल की अवस्था में यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलती है। यहाँ पर वह आवाज़ है, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब आवाज़ आएगी तो उधर की तरफ मुड़ के देखेंगे, कोई लाइट जल रही है तो उधर भी वो देखेंगे। ठीक है, रेस्पॉन्स होता है, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते हैं और वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय मानसिक विकास पूरी तरीके से उनका हुआ नहीं होता है। तो कुछ विशेषताएं आपने यहाँ पर देखी। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाए 2 से 7 साल तक चलने वाली अवस्था है। इसमें देखिए क्या क्या बातें की हुई हैं। ये कहते हैं इनको हम 2 अवस्थाओं में बांट रहे होते हैं। अब 2 अवस्थाओं में एक इन्होंने पूर्व प्रत्यात्मक काल और एक अंतप्रज्ञ काल करके बोला हुआ है। पूर्व प्रत्यात्मक में क्या कुछ विशेषताएँ हैं, इन्होंने कहा कि 2 से 4 साल तक का आपका इसमें बच्चा जो है वो सूचकता विकसित कर लेता है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रतिभा, शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। इसी चीज़ को उन्होंने सूचकता करके बोला है। जो छोटा बच्चा है वो माँ की प्रतिमा रखता है। ऐसे में आपसे कहते हैं बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जानने में रुचि रखते हैं। ये सारी बातें जो अंतप्रज्ञ करके दिया हुआ था उसमें था। यहाँ पर आगे भी इन्होंने कुछ बात बताई हुई है। जैसे कहते हैं कि बालक वातावरण में जैसा दिखता है वैसे प्रतिक्रिया देता है। इन्होंने कहा देखिएगा, 1 गिलास पानी को यदि किसी चौड़े बर्तन में यहाँ पर हम डाल देते हैं तो बच्चे से ऐसे में पूछे कि पानी की मात्रा उतनी ही है या कम है या अधिक है, तो बच्चा कहेगा कि चौड़े बर्तन में पानी कम है क्योंकि इस पानी की सतह जो है वो नीची है। ऐसा बालक का कारण जो है और परिणाम को अलग ना कर पाने के कारण होता है, मतलब उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये सारी बातें इस तरीके की अवस्था में हमें देखने को मिलेंगी जो इन्होंने दूसरी अवस्था बताई हुई है। तीसरे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समस्या को स्थूल रूप से बालक के सामने पेश किया जाता है, इसीलिए मूर्त लिखा हुआ
हुआ है, इसीलिए कंक्रीट लिखा है। कंक्रीट वही चीज़ होती है जो हमारे सामने होती है। कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे पढ़ा चुका हूँ। जैसे एक गुच्छे में गुलाब गुड़हल का फूल एक साथ है, बालक को इनको अलग अलग रखना, ये सारी बातें इसमें आएंगी जब हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, क्योंकि वो उन्हें देख रहा होता है सामने से और फिर उन्हें वो ऐसे में अलग अलग कर सकता है। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, चिंतन ज़्यादा लचीला और प्रभावशील हो जाता है। बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन, यही सवाल सीधे सीधे आपका पूछा जाता है कि अमूर्त बातें तार्किक चिंतन कहाँ आएगा। ठीक है, ये मूर्तता की बात जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे अभिव्यक्ति का प्रयोग, तार्किक चिंतन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी, वही सारी चीज़ें हैं। आगे यहाँ पर वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर हम वाइगोत्स्की को लेकर के बात करते हैं तो ये आखिर वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जो है हम अपने अगले वीडियो में आपको लेकर के बात करेंगे कि वाइगोत्स्की में आपको क्या क्या कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, आप नोट्स में यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं चीज़ें जो है वो उसमें देखने को मिलती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही जो क्लासेस होंगी वो आपकी और थोड़ी सी लंबी, यहाँ पर जो क्लासेस हैं उनकी टाइमिंग जो है वो बड़ी बड़ी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी पेपर नज़दीक है और सिलेबस कहीं ना कहीं हमें पूरा करवाना है। और उसके बाद फिर हम आपका जो ये संज्ञानात्मक विकास के बाद जो आपकी जो भी इसमें मनोवैज्ञानिक है ये कंप्लीट करने के बाद आप यूनिट प्लान क्या होता है आपका, ईयरली प्लान की बात करें वो क्या होता है। जैसे आपने लेसन प्लान पढ़ा है, लेकिन आपने इकाई योजना यूनिट प्लान और आपने जब ईयरली प्लान यानी वार्षिक योजना के बारे में बात करते हैं तो वो आप नहीं जानते। तो इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।